हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। तो हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था तरल दाब यानी फ्लूइड प्रेशर। इसमें अब तक हमने 2 लेक्चर कवर कर लिए हैं। आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे और 2 लेक्चर में हमने अपना चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब जो लेक्चर होगा इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे आइए देखते हैं। इस लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, पहला टॉपिक होगा अध्याय का सारांश, यानी जो कुछ भी हमने चैप्टर में पढ़ा है उसे हम सब चीज़ों को शॉर्ट में एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। उसके बाद हो गए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और उसके बाद जो होगा वो होगा आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा लेक्चर। पहला टॉपिक है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बल एक सदिश राशि है, दाब किस प्रकार की राशि है, अदिश है या सदिश है। तो जो दाब होती है आपकी अदिश राशि। ठीक है, और जो बल है बल कैसा होता है, सदिश राशि। और दाब का और जो बल का फॉर्मूला होता है, तो दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। ठीक है, तो आपका जो दाब है, दाब क्या होता है भाई, बल बटा क्षेत्रफल का अनुपात। तो बल कैसा है, एक अदिश राशि, दाब कैसा है, एक अदिश राशि, और बल कैसा है, सदिश राशि। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, दाब एक अदिश राशि क्यों है जबकि बल एक सदिश राशि है। यानी जो दाब है, दाब एक अदिश राशि है, ठीक है, और बल जबकि क्या है, एक सदिश राशि। ऐसा क्यों, तो देखिए क्या लिखा है, दाब संबंधित पृष्ठ के लंबवत बल के घटक तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात है, अतः यह एक अदिश राशि है। यानी इसमें क्या बताया था, मान ली कोई बर्तन वगैरह है इस तरीके का और उसमें जल भरा है। ठीक है, तो जो बल लगता है कैसे, तल के लंबवत। इधर भी जो बल लगेगा तल के लंबवत, इधर भी जो बल लगेगा तल के लंबवत। ठीक है, तो जो बल का घटक है, बल का कौन सा घटक यूज़ करेंगे यहाँ, जो तल के क्या होगा, पृष्ठ के तल के लंबवत, और बटा क्षेत्रफल यानी जितने भी एरिया पे बल काम करेगा उन दोनों का अनुपात, यानी बल का लंबवत घटक और बटा क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या कहता है, दाब। तो इसीलिए जो आपका दाब है, दाब किस पे निर्भर करता है, दाब निर्भर करता है केवल लंबवत घटक पे। अब देखिए इस वाले चित्र में दिशा इस वाली साइड में भी है, दिशा नीचे की ओर भी है, और दिशा इस वाली साइड में भी है। तो बल की दिशा सभी दिशाओं में है या नहीं है। ठीक है, यदि ऊपर से क्रॉस टाइप होता तो ऊपर की ओर भी बल लगता। तो बल की यहाँ दिशा मैटर नहीं करती। ठीक है, यहाँ केवल कौन सा घटक मैटर करेगा, तल के लंबवत बल लग रहा है। ठीक है, इसीलिए आपका दाब क्या है, दाब एक अदिश राशि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दाब का SI मात्रक व विमीय सूत्र बताइए। तो आंसर में लिखा है दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल, और पास्कल के साथ साथ इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, और विमीय सूत्र क्या है, इसका विमीय सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ml-1t-2। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बार किस भौतिक राशि का मात्रक है, इसका मान बताइए। तो बार किसका मात्रक होता है भाई, दाब का मात्रक। ठीक है, जिसे प्राय मौसम विज्ञान में प्रयुक्त किया जाता है। यानी इसमें किस में, यानी मौसम वगैरह की जब जानकारी लेते हैं, इतना दाब प्रेशर है, इतना बार प्रेशर है। ठीक है, तो यानी बार के रूप में हम जो दाब का यूनिट है यूज़ करते हैं। और जो इसका वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। ठीक है, वास्तव में इसका जो पूरा वैल्यू होता है वो होता है 1.013 × 10⁵ ठीक है, इंटू 10⁵ क्या होता है 5। परंतु इन्होंने जो लिखा है ना 1.03, तो इसे क्या मान लिया, नेग्लिजिबल, इसीलिए ये वाला वैल्यू हटा दिया और क्या बच गया, केवल 10⁵5। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब का कितना मान होता है। तो देखिए जो हमने आपको बताया तो वही है, आंसर है 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो या पास्कल कह दो, एक ही बात है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, बल तथा दाब में संबंध सूत्र लिखिए। यानी बल और दाब कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, ये पहले ही क्वेश्चन में आपको बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि बल को नियत रखते हुए क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूँकि आपका जो फॉर्मूला होता है दाब का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपका दाब है वो बल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि देखो बटे में है, बटे में क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। यदि सामने होता है तो क्या बोलते हैं, अनुक्रमानुपाती। ठीक है,
तो उन्होंने कहा आपने क्षेत्रफल कितना कर दिया, आधा, तो आप बताओ दाब कितना हो जाएगा। तो देखिए इसके लिए देखते हैं, आपका जो फॉर्मूला होगा, यदि पहले वाली कंडीशन के लिए देखोगे P बराबर क्या होगा, F/A1, ठीक है, और दूसरी कंडीशन के लिए होगा P2 बराबर F/A2, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन थी उसमें आपका क्षेत्रफल कितना कर दिया गया, पहले से आधा, यानी पहले से कितना कर दिया, आधा, तो इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, F/ क्या हो जाएगा, A2 की जगह क्या रख देंगे, A1 बटा हाफ। जो ये हाफ है, हाफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा P2 बराबर 2F/A1। जो F/A1 है ये किसका वैल्यू है, F/A1 किसका वैल्यू है, F/A1 है भाई आपका P1 का वैल्यू, ठीक है। तो यानी F/A1 की जगह क्या रख देंगे हम, P1। देखो इसमें क्या कर दिया, F/A1 की जगह रख दिया हमने P1। तो यानी जो आपका बाद में दाब है वो पहले दाब से कितना हो जाएगा, 2 गुना, ठीक है। जो आपका बाद में दाब हो पहले दाब से कितना हो जाएगा भाई, 2 गुना हो जाएगा। यही इसमें आंसर में डायरेक्ट लिख रखा है कि जो आपका दाब है क्षेत्रफल आधा करने पे कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द्रव में मुक्त तल से h गहराई पर द्रव दाब का मान बताइए। तो ये आपको डेरिवेशन करवाया था, इसका डेरिवेशन क्या होता है भाई, h गहराई पे दाब का फॉर्मूला P बराबर H ρ g। h क्या होता है, द्रव के मुक्त तल से गहराई, ρ क्या है, द्रव का घनत्व, और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। इसका वैल्यू क्या होता है, 9.8। अगला क्वेश्चन है, यदि बल 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दाब प्रारंभिक दाब का कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है दाब का, P2 बराबर डायरेक्ट लगा रखा, P2 बराबर F/, यानी आपने क्षेत्रफल कितना कर दिया, आधा, और बल कितना कर दिया, 4 गुना, तो आप बल की जगह क्या रखोगे, 4F, और क्षेत्रफल की जगह क्या रखोगे, पहला क्षेत्रफल बटा 2। तो ये जो 2 है ये 2 चला जाएगा ऊपर, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। और F/A को क्या मान लिया, पहला क्षेत्रफल। तो यानी जो आपका बाद में दाब है वो पहले दाब का कितना हो जाएगा, 8 गुना, ठीक है भाई, पहले दाब का कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, यही लिख रखा है इसमें। अतः दाब प्रारंभिक दाब का 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक लड़का पृथ्वी पर खड़ा है, किस दशा में उसके द्वारा पृथ्वी पर अधिक बल लगेगा, जबकि वह पहली कंडीशन दिया है एक पैर पर खड़ा है और दूसरी कंडीशन में दोनों पैर पर खड़ा है। तो जब लड़का एक पैर पर खड़ा होगा तब ज़्यादा बल लगेगा, यानी तब ज़्यादा दाब लगेगा, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखा है, लड़के द्वारा पृथ्वी पर अधिक दाब अधिक जब लगेगा जबकि वह एक पैर पर खड़ा होगा। ऐसा क्यों होगा भाई, ऐसा देखिए इसलिए होगा, मान लिया एक लड़का है, इसका ये एक पैर है, ये इसका दूसरा पैर है, जैसे बल लगेगा बल 2 दिशाओं में डिवाइड हो जाएगा, एक इस वाली दिशा में एक इस वाली दिशा में, ठीक है। जब वो दोनों पैर पर खड़ा होगा, ठीक है, जब वो दोनों पैर पर खड़ा होगा, यानी आधा दाब इसके द्वारा लगेगा, आधा दाब इसके द्वारा लगेगा, यानी इस वाले एरिया पे आधा ही दाब लगेगा, इस वाले एरिया पे भी आधा ही दाब लगेगा। तो यानी पृथ्वी पे तो पूरा दाब लगेगा, परंतु जब व्यक्ति केवल एक ही पैर पर खड़ा होगा, जब व्यक्ति केवल किस पर खड़ा होगा भाई, एक ही पैर पर, देखिए जब व्यक्ति इस वाले पैर पर खड़ा है, यानी अब जब जितना भी दाब होगा सारा का सारा एक ही पैर के थ्रू लगेगा, ठीक है। अब जब जितना भी दाब होगा सारा का सारा कैसे लगेगा, एक ही पैर के थ्रू लगेगा। तो इसमें क्या होगा, जितना भी नेट बल होगा वो एक ही पॉइंट पर लगेगा। तो इस कंडीशन में कैसा होगा, दाब ज़्यादा होगा। यदि दोनों पैरों पर खड़ा होगा तो आधा प्रेशर यहाँ लगेगा, आधा प्रेशर यहाँ रहेगा, तो टोटल प्रेशर तो लगाना तो नहीं है, परंतु किस पॉइंट पे ज़्यादा दाब लगेगा, जब वो एक ही पैर पर खड़ा होगा, ठीक है। तो यही उसमें आंसर दिया है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा है क्वेश्चन में, समान गहराई के मिट्टी के तेल, पारे व शुद्ध जल में किसके कारण तली पर दाब अधिकतम होगा, न्यूनतम किसके कारण होगा। यानी उन्होंने कहा है हमने 3 प्रकार के लिक्विड ले लिए, उनमें से जो एक लिक्विड है आपका मिट्टी का तेल, और जो दूसरा लिक्विड है वो है पारा। यानी उन्होंने ऐसे 3 बर्तन लिए समान गहराई के लिए, जिनकी गहराई क्या थी, समान। एक में क्या भर दिया, वाटर, एक में क्या भर दिया, Hg यानी पारा, एक में क्या भर दिया, मिट्टी का तेल, ठीक है, लिक्विड, ठीक है भाई। तो इनकी गहराई भी सबकी समान है, यानी सबकी हाइट कैसी है, एक जैसी है, h, ठीक है। तो उन्होंने कहा किसके कारण
इसकी जो तली है, तली में ज़्यादा दाब लगेगा। अब देखो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपका फॉर्मूला होता है H रो G, यानी H तो आपका क्या है, बराबर है सभी जगह, G भी आपका क्या है, बराबर रहेगा। तो बस क्या बच जाएगा, रो, यानी जिसका घनत्व तो ज़्यादा होगा उसी के कारण दाब भी कैसा लगेगा, ज़्यादा लगेगा, यानी जिसका घनत्व तो ज़्यादा है उसी के कारण दाब भी कैसा लगेगा, ज़्यादा। तो देखो जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा होता है पारे का, ठीक है, उसके बाद होता है जल का, और इससे सबसे कम होता है किसका, मिट्टी के तेल का। तो इसीलिए दाब भी किसके द्वारा लगेगा सबसे ज़्यादा, पारे के द्वारा, उसके बाद जल के द्वारा, और सबसे कम किसके द्वारा लगेगा भाई, हाँ सबसे कम लगेगा मिट्टी के तेल के द्वारा। तो देखिए आंसर में क्या दिया है, दिए गए द्रवों में पारे का घनत्व सबसे अधिक है, वह मिट्टी के तेल का घनत्व सबसे कम है, अतः समान गहराई पर पारे के कारण दाब अधिकतम व मिट्टी के तेल के कारण दाब न्यूनतम होगा। यानी पारे के कारण सबसे ज़्यादा लगेगा और मिट्टी के कारण सबसे कम लगेगा मिट्टी के तेल के कारण, और जो आपका वाटर है वाटर के कारण मीडियम, यानी Hg से ज़्यादा, सॉरी Hg से कम, और जो मिट्टी का तेल है उससे ज़्यादा लगेगा। मिट्टी के तेल को क्या बोलते हैं, केरोसिन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है इसमें अध्याय का सारांश, यानी जो कुछ भी हमने पढ़ा अब तक उसमें देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो पहला पॉइंट लिखा है, वे पदार्थ जो बल लगाने पर प्रवाहित हो सकते हैं मतलब बह सकते हैं, तरल कहलाते हैं, द्रव तथा गैस तरल कहलाते हैं। यानी ऐसे कौन से पदार्थ है जो बल लगाने पर बह सकते हैं, एक तो द्रव है, एक क्या है, गैस। इसके बाद आगे क्या लिखा है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत अभिलंबवत बल, ये पॉइंट खास है, कौन सा बल लगता है, अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। फिर लिखा इसका SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होना चाहिए, गलत है, ठीक है, क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है, ठीक है। क्या है इसका मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसके बाद देखिए क्या लिखा है भाई, इसके बाद है तरल के संपर्क वाली सतह पर तरल द्वारा आरोपित कुल बल प्रणोद कहलाता है। मान लीजिए इस तरीके का एक बीकर है जिसमें यहाँ तक जल भर रखा है, ठीक है। तो ये जो जल भरा है, जल क्या करेगा, इस वाली सतह पे भी बल लगाएगा, इस वाली सतह पे भी बल लगेगा, और इस वाली सतह पे बल लगेगा। तो यानी बीकर की जितनी भी सतह पानी के संपर्क में है, ठीक है, उस पर सभी तरफ से क्या लगाएगा, बल लगेगा। बल भी कैसे लगेगा, लंबवत। तो लिखा ना कि तरल के संपर्क वाली सतह पर तरल द्वारा आरोपित कुल बल, यानी जितनी भी सतह इस स्पीकर की या बीकर की इसके संपर्क में होगी भाई, जल के संपर्क में होगी, उसी उस सतह पर क्या लगेगा, बल लगेगा, ठीक है। तो वो जो कुल बल है वो कुल बल क्या कहलाता है, प्रणोद। यदि एकांक क्षेत्रफल पर बल देखेंगे तो वो क्या कहलाता है, दाब, ठीक है। एकांक क्षेत्रफल पे जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, दाब, ठीक है। और यदि कुल सतह पर बल देखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, प्रणोद। तो आपको ध्यान रखना है, प्रणोद क्या होता है, कुल जल के संपर्क वाली सतह पर लगाया गया बल, ठीक है। और जल के संपर्क वाली सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल क्या कह रहा होगा, आपका तरल दाब, ठीक है। तो इसके बाद ये लिखा है, किसी बर्तन में रखे तरल द्वारा बर्तन की दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल, देखो यदि एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होगा तो उसे क्या बोलोगे, तरल दाब। यदि कुल बल देखोगे तो उसे क्या बोलोगे, प्रणोद, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, द्रव के स्वतंत्र तल से H गहराई पर द्रव दाब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर H रो G। रो क्या होता है, द्रव का घनत्व, और G क्या होता है, गुरुत्व त्वरण, और H क्या है, H गहराई है। जहाँ पर भी आप क्या देख रहे हो भाई, दाब देख रहे हो। इसके बाद है, द्रव के अंदर किसी बिंदु पर कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब का अंतर उस बिंदु पर गेज दाब कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेज दाब क्या होता है, पूछा जाता है। तो गेज दाब क्या होता है भाई, किसी बिंदु पे यदि आपको दाब देखना है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिंदु पे कुल दाब कितना है और वायुमंडलीय दाब का अंतर कितना है, उन दोनों का डिफरेंस क्या कराता है, गेज दाब। आपका जो कुल दाब होता है उसे लिखते हैं हम P डैश से। किससे लिखते हैं भाई, P डैश से। P डैश बराबर आपका क्या होता है, हाँ P डैश बराबर होता है PA और प्लस H रो G। क्या होता है, H रो G, ठीक है। ये क्या है, कुल दाब, और ये क्या है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। जो आपका PA है वो क्या है, वायुमंडलीय दाब, यानी P डैश माइनस PA बराबर क्या बचेगा, H रो G, ठीक है। तो इन दोनों का जो अंतर है, कुल दाब का और वायुमंडल दाब का, इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, गेज दाब, ठीक है। तो गेज दाब का फॉर्मूला भी क्या होता है, H रो G, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्या लिखा है,
द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव दाब समान रहता है। ये है द्रव दाब का नियम, आपको पढ़ाया है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद लिखा है द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दाब उसके ऊपर द्रव की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। यानी किसी पॉइंट पे यदि आप द्रव दाब देख रहे हो तो उसके ऊपर द्रव का कितना भार है, कितना द्रव्यमान है, इस चीज़ पर जो द्रव दाब है वो निर्भर नहीं करता। आगे लिखा है अतः पात्र की आकृति व आधार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर द्रव दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी जो बर्तन है, किस बर्तन में आपने द्रव लिया इस चीज़ पे द्रव दाब निर्भर नहीं करता। जो बर्तन लिया उसका आधार का अनुप्रस्थ काट कैसा है इस चीज़ पे भी द्रव दाब निर्भर नहीं करता। इसके बाद लिखा है द्रव का यह गुण द्रव स्थितिक विरोधोक्ति यानी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं अब, द्रव स्थितिक विरोधोक्ति। ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है पास्कल का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पास्कल का नियम। इसमें लिखा है किसी बंद बर्तन में द्रव के किसी बिंदु पर आरोपित दाब बिना क्षय हुए द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। इसमें खास बात क्या है, आपको बर्तन कैसे लेना पड़ेगा, बंद बर्तन। ठीक है, ये शब्द ध्यान रखना, कैसा बर्तन है, बंद बर्तन होगा। ठीक है। इसमें क्या आगे क्या लिखा है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक आदि उपकरणों की कार्यविधि पास्कल के नियम पर आधारित है। यानी जो आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक प्रेस है और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये किस नियम पर आधारित है, ये सभी आपके हैं पास्कल के नियम पर आधारित। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। इसके बाद लिखा है किसी बिंदु पर वायुमंडलीय दाब उस बिंदु से वायुमंडल के शीर्ष तक एकांक अनुप्रस्थ काट वाले वायु स्तंभ के भार के बराबर होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो आपको पता है समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दाब 0 डिग्री सेल्सियस पर 76 सेंटीमीटर स्तंभ के दाब के बराबर होता है, जिसका वैल्यू पास्कल में कितना होता है भाई, पास्कल में इसका वैल्यू होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल कह दो या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कह दो। ठीक है। इससे आगे देखते हैं क्या है। इससे आगे है न्यूमेरिकल। देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसमें लिखा है एक व्यक्ति का द्रव्यमान 20 किलोग्राम तथा उसके एक पैर के तलवे का क्षेत्रफल 0.01 मीटर स्क्वायर। यदि जी का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो फर्श पर लगने वाले दाब की गणना कीजिए। पहली कंडीशन क्या है, जब व्यक्ति एक पैर पर खड़ा हो, जब व्यक्ति दोनों पैर पर खड़ा हो। यदि व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होगा तो जो ज़मीन के संपर्क में होगा उसका केवल एक ही पैर होगा, तो आप क्षेत्रफल भी एक पैर के तलवे का ही लेंगे। यदि व्यक्ति दोनों पैर पर खड़ा होगा तो आपका क्षेत्रफल एक पैर के तलवे का दिया है, यानी दोनों पैर के तलवे का कितना होगा आपको डबल करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो देखिए क्या लिखा है हल में, एक पैर पर खड़े व्यक्ति के तलवे का क्षेत्रफल कितना होगा 0.01 मीटर स्क्वायर। व्यक्ति का यदि भार देखिएगा आपको क्या दे रखा, द्रव्यमान, जी से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा भार। तो आपका m कितना था 20 और g का वैल्यू कितना दिया 10, तो टोटल इसका जो भार होगा कितना हो जाएगा 200 न्यूटन के बराबर। ठीक है। तो फर्श पर लगने वाला क्या देखेंगे दाब, पहली कंडीशन में जब व्यक्ति केवल एक पैर पर खड़ा है तो आपको क्षेत्रफल भी कितना लेना पड़ेगा, केवल एक पैर का ही। ठीक है। तो आपका भार यानी व्यक्ति का जो भार था वो कितना था 200 न्यूटन और क्षेत्रफल कितना था एक तलवे का 0.01। ठीक है। आप यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो 2 जीरो पहले से ही ऊपर थी और 2 जीरो और चली जाएगी, तो 2 और 2 कितनी हो जाएगी 4, यानी 2 × 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब व्यक्ति दोनों पैरों पर खड़ा है तो तलवे का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा डबल। तो देखिए इसमें क्या कर रखा है भाई, अगले में इन्होंने कहा दोनों पैर पर खड़े मनुष्य के तलवों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा डबल, 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया 0.02 मीटर स्क्वायर। इसके बाद जो आपका दाब लगेगा फर्श पर फॉर्मूला होगा बल बटा क्षेत्रफल। बल तो अब भी कितना है 200 न्यूटन का ही, पर क्षेत्रफल कितना हो गया 0.02 का। आप यहाँ से पॉइंट हटाओ तो 2 जीरो फिर से ऊपर चली जाएगी। ठीक है। और 2 से वो कितनी बार कट जाएगा 100 बार, तो 100 जीरो यानी 100 की 2 जीरो ये रही और 2 जीरो रही, टोटल कितनी होगी 4 जीरो। तो आंसर कितना आएगा 10⁴ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो भाई क्या कहा है, समुद्र में 5 मीटर की गहराई पर एक पनडुब्बी खड़ी है, बताइए
इस पर जल के कारण कितना दाब पड़ रहा है। समुद्र का घनत्व दे दिया है और जी का वैल्यू दे दिया, तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, एच रो जी। एच का वैल्यू कितना दिया है 5 मीटर लिख दिया भाई। रो का वैल्यू यानी घनत्व कितना दिया है 1.03 गुणा 10⁻3, ठीक है। इसके बाद जी का वैल्यू कितना दिया है 9.8। इन सब के आप गुणा कर लो तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 50,470। कितना आ जाएगा 50,470। अब यदि आपको इसे पॉइंटों में लिखना है तो 1 2 3 और 4 अंक पॉइंट खिसका दो आगे को, तो पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। पावर कितनी आ जाएगी भाई 4। और इसके बाद देखो इन्होंने कर क्या रखा है, इसमें इन्होंने कुछ नहीं कर रखा। जैसे ही आप पॉइंट यहाँ लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद तो यहाँ 4 7 और 0, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। तो पॉइंट के बाद ये कितना है 5 से बड़ा है, तो एक अंक इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5.05। ये लिख रखा 5.05। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा। इसमें कहा है 5000 किलोग्राम भार का एक हाथी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले बड़े पिस्टन पर खड़ा है। क्या 25 किलोग्राम भार का एक लड़का जो 0.05 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले पिस्टन के लिफ्ट के छोटे पिस्टन पर खड़ा है, हाथी को संतुलित या ऊपर उठा सकता है? गणना कीजिए, यानी वो हाथी को संतुलित कर सकता है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दोनों के दाब देखने। यदि दोनों के दाब बराबर हुए तो संतुलित होगा। यदि लड़के का दाब कम हुआ, लड़के के द्वारा लगाया गया यदि पिस्टन पर दाब कम हुआ तो क्या होगा, लड़का ही ऊपर की ओर उड़ जाएगा। यदि लड़के के द्वारा लगाया गया दाब ज़्यादा होगा तो हाथी ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें हमें क्या करना है, बस दाब का कंपेरिजन करना है। तो सबसे पहले देखिएगा हम बड़े पिस्टन पर हाथी के भार के कारण दाब, फॉर्मूला क्या होता है भाई, बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। उसका यदि आप देखोगे हाथी का भार कितना होगा, यदि रखा किलोग्राम भार, इसमें किससे गुणा करेंगे जी से, तो इसमें कर दिया जी से गुणा, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना था 10, ये लिख दिया 10। तो आपका कितना आ गया टोटल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 500 जी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए लड़के के द्वारा कितना दाब लगाया गया था छोटे पिस्टन पर लड़के के भार के कारण दाब, तो फॉर्मूला क्या होगा, लड़के का भार 25 किलोग्राम भार को न्यूटन में बदलने के लिए जी से गुणा कर दिया, ठीक है। और क्षेत्रफल कितना था 0.05, ठीक है। पॉइंट हटा देंगे, ऊपर कितनी हो जाएगी 2 0, तो ये कितना हो गया आपका, हाँ कितना हो गया 2500, ठीक है। 2500 से इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा 5 बार, तो ये भी कितना आ जाएगा 500 जी। तो ये भी कितना आ गया 500 जी, और जो हाथी था हाथी के द्वारा भी कितना लगाया गया था 500 जी। तो देखो दोनों का जो दाब है लगाया गया, जो दाब है दोनों पिस्टन पे कैसा है बराबर, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के भार को क्या कर देंगे, संतुलित कर देंगे। यदि मान ले लड़के का भार कम होता तो हाथी का भार ज़्यादा होने के कारण पिस्टन हाथी वाला नीचे की ओर दबता और लड़के वाला पिस्टन ऊपर की ओर उड़ जाता। यदि मान लिया भाई जो लड़के ने दाब लगाया उसका दाब ज़्यादा होता तो लड़के वाला पिस्टन नीचे की ओर उड़ जाता, नीचे की ओर चला जाता, और जो हाथी का पिस्टन था वो ऊपर की ओर उठ जाता, ठीक है भाई। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगले में लिखा है जल के स्तंभ की 40 मीटर ऊंचाई के द्वारा एक अज्ञात द्रव स्तंभ की 30 मीटर ऊंचाई को संतुलित किया जाता है, तो द्रव का घनत्व बताइए। यानी इसमें आपको दिया है जो 40 मीटर ऊंचाई है वो किसकी है, जल की, और जो 30 मीटर ऊंचाई है वो किसी अज्ञात द्रव की है। तो इसमें जो अज्ञात द्रव है उसका आपको क्या बताना, घनत्व। उसने कहा कि जो दाब है एक दूसरे को क्या करे, संतुलित। तो यानी जल के द्वारा लगाया गया दाब और उस अज्ञात द्रव के द्वारा लगाया गया दाब कैसे होने चाहिए, बराबर। तो इसमें रख दिया। तो देखिए किस में दिया, सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। जल का घनत्व पता होना चाहिए कितना होता है, 1 × 10⁻³ और इंटू जी, ठीक है। ऐसा ही द्रव के लिए लिख दिया 30/100 और रो डैश इंटू जी। जी से जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 100 से 100 कैंसिल, इसका 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। तो देखिए इसके बाद क्या बचेगा, यदि आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 से कितनी बार कटेगा 1.33, तो यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, इधर क्या बचेगा आपका, इधर बचेगा 1.33 और इंटू 10⁻3, ठीक है। इधर आपका कुछ नहीं बचा, तो ये रो डैश बराबर क्या आ जाएगा आपका 1.33 इंटू 10⁻3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसका होता है मात्रक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में कहा है पारे का 0.76 मीटर ऊंचा स्तंभ वायु के दाब के बराबर दाब डालता है, जल का कितना ऊंचा स्तंभ लेना होगा कि
उसका दाब भी पारे के स्तंभ के दाब के बराबर हो और जल का घनत्व है इतना। तो दिया क्या है इसमें, पारे के स्तंभ की ऊंचाई, पारे का घनत्व तो आपको याद होना चाहिए, जिसे क्या मान लिया रोहवन, और पारे का घनत्व सॉरी पानी का दिया है घनत्व कितना होता है 1 × 10⁻³ ये लिख रखा ना 3, 1 गुना में लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद देखिए इसमें क्या करा है, इसमें मानना पानी के स्तंभ की ऊंचाई क्या है h2, क्योंकि h1 तो हमने किसकी मान ली थी पारे की। तो उन्होंने कहा है कि जितना दाब आपका वाटर लगा होगा उतना ही दाब आपका क्या लगाना चाहिए, पारा भी लगाना चाहिए। ठीक है, तो वाटर और जो पारा है दोनों के लिए दाब कैसा होना चाहिए, बराबर। तो इसमें क्या लिखा, दाब का सूत्र क्या होता है P = H/ρg, इस सूत्र से लिया और दोनों के जो दाब है रखती है बराबर। H1 ρ1 g, H2 ρ2 g, g से g कैंसिल। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है H2 हाइट। तो जो ρ2 है ρ2 कहाँ चला जाएगा, इनके बटे में क्या आ जाएगा H1 × P1/ρ, ये लिख दिया H1 × ρ1 अपॉन ρ2। ठीक है, H1 का वैल्यू कितना था 0.76, ρ1 किसका दाब किसका था ये घनत्व, ये था आपका पारे का घनत्व 13.6 × 10⁻³ और ρ2 किसका है जल का, तो 10⁻³ से 3 कैंसिल हो जाएगा और जो 0.76 है और 13.6 यानी कि आपस में गुणा कर दो, तो इसमें क्या आ जाएगा आपकी हाइट आ जाएगी। तो देखिए कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 10.34 मीटर। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा है छठे में 5 मीटर ऊंचाई का एक टैंक आधा जल से तथा शेष 0.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर³ घनत्व के द्रव से भरा है। टैंक के तल पर द्रव के द्वारा लगाया गया दाब ज्ञात कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इसका सॉल्यूशन, इसमें देखिए क्या करना है आपको फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या करा इन्होंने, एक टैंक लिया और टैंक लेने के बाद उसमें क्या करा, तो उसकी हाइट थी उसकी यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर की। तो आधे में क्या करा, आधे में तो भर दिया इन्होंने जल और आधे में क्या भर दिया, कोई दूसरा द्रव भर दिया। ठीक है, लिक्विड। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 5 का आधा 2.5, यानी हाइट तो दोनों के लिए कितनी हो जाएगी 2.5। इसका घनत्व आपको दे रखा है, इसका घनत्व भी आपको दे रखा है और जी का वैल्यू आपको पता ही है। तो टोटल दाब यदि इस पर निकालना होगा तो इस जल के कारण दाब और इस लिक्विड के कारण दाब दोनों को जोड़ देंगे। तो देखिए हाइट कितना आ जाएगा आपका H/2, H कितना था आपका 5, वो किस में था सेंटीमीटर में या मीटर में, आपका था वो किस में भाई मीटर में। तो मीटर को किस में बदल दिया सेंटीमीटर में, किससे गुणा कर दिया 100 से और बटा 2। ठीक है, क्यों करा ऐसा, क्योंकि आपका जो घनत्व है वो किस में दे रखा है सेंटीमीटर में। ठीक है, किस में दे रखा है भाई सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से नीचे से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिए आपका जो घनत्व होता है वो 1 का दिया था 0.85 और जल का कितना होता है 1, जल का घनत्व कितना होता है भाई 1। ठीक है, तो इन्हें सबको जोड़ दिया और यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका 462.5 ग्राम भार सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या इसमें कहा है, एक गोताखोर समुद्र में 40 मीटर की गहराई पर तैर रहा है। जल स्तंभ के कारण उस पर कार्यरत दाब तथा उस पर कार्यरत कुल दाब ज्ञात कीजिए। समुद्र का घनत्व दे दिया आपको, एक वायुमंडल बराबर कितना होता है 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और जी का वैल्यू दिया है। यानी आपको जो वायुमंडलीय दाब है वो जो बताना है आपको, दाब और कुल दाब वो बताना है आपको वायुमंडल के पदों में। इसीलिए इन्होंने दिया है यहाँ एक वायुमंडल बराबर 10⁵5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए आपको जो दाब है किसमें बताना है वायुमंडल में। ठीक है, तो देखिए क्या कर रखा है इसमें भाई, सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, जल के स्तंभ की गहराई 40 मीटर, जल का घनत्व दिया है 10⁵3 यानी 1000। तो फॉर्मूला क्या होता है, जल स्तंभ का दाब H/ρg, H का वैल्यू है 40, ρ का वैल्यू कितना है 1000 और जी का वैल्यू कितना है 10। सबकी गुणा कर दी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा भाई 4 लाख, यानी 4 × 10⁵5। अब ये आपका किस में है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसमें इसे किस में बदलना है आपको, इसे बदलना है आपको किस में भाई वायुमंडल में। तो आप क्या करेंगे, इससे 10⁵5 से क्या कर दोगे डिवाइड। तो यही कर रखा है इसमें, 1 × 10⁵5 लिख दो या 10⁵5 लिख दो। ठीक है, 10⁵5 से 5 कैंसिल तो क्या बच जाएगा आपका 4। तो आंसर क्या आ जाएगा 4 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, ये तो आपका आगे दाब।
फिर उसमें पूछा कुल दाब, तो कुल दाब क्या होगा भाई, वायुमंडलीय दाब प्लस जल स्तंभ के कारण दाब। तो वायुमंडलीय दाब कितना होता है 1, और जो आपका जल स्तंभ के कारण दाब आया वो कितना होता है 4। तो इन्हें जोड़ देंगे 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।